हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 26 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। सबसे पहले तो बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। इम्पॉर्टेंट डे के बाद कुछ छोटी मोटी न्यूज़ हैं, डिफेंस की हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो देखेंगे। आज का हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है, मतलब आज हमें जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करना है वो है आपका रेलवे बजट। ठीक है, तो रेलवे बजट में क्या क्या बातें की गई हैं उसको हम एमसीक्यू से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज का इम्पॉर्टेंट डे। तो सभी को पता है कि आज विजय दिवस या फिर कारगिल विजय दिवस की रजत एनिवर्सरी है, मतलब 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ठीक है। और ये 25th नंबर की एनिवर्सरी आपको देखने को मिल जाएगी। और इस ओकेशन पे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं कहाँ पर? कारगिल वॉर मेमोरियल। और कारगिल वॉर मेमोरियल आपको द्रास में देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच में, मतलब 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था और भारत की विक्ट्री हुई थी ओवर पाकिस्तान। इसलिए हम 26 जुलाई 1996 को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन बदर। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन था। अगर हम इंडियन साइड से ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर एंड ऑपरेशन तलवार, ठीक है। हमारे तीनों फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था हमारी आर्मी ने, ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था और वॉर को ज्वाइन किया था। सिमिलर ऑपरेशन तलवार हमारे नेवल ऑपरेशन था, इंडियन नेवी का ऑपरेशन था। तो याद रखेंगे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ पे। जब हम कारगिल दिवस के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिजीनियसली बिल्ड तलवार क्लास फ्रिगेट त्रिपुट का मतलब होता है यहाँ पर एरो, लॉन्च बाय द GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड, मतलब जिसको पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, ये भारत में निर्मित किया गया है, तलवार क्लास फ्रिगेट, जिसका नाम क्या है? त्रिपुट। और इसे लॉन्च कर दिया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था, ठीक है। This ship is a part of 2 frigates India is building indigenously with help of Russia। यहाँ पे इस फ्रिगेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है वो रशिया के साथ की है। एक्चुअली इंडिया और रशिया के बीच में 2006 में एक डील साइन हुई थी और इस डील में कहा गया था कि हम 4 स्टेल्थ फ्रिगेट को बाय करेंगे फ्रॉम रशिया, जिनमें से 2 डायरेक्टली रशिया से बाय किए जाएंगे और 2 इंडिया में रशियन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके बिल्ड किए जाएंगे। और इनको बिल्ड कौन करेगा? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। तो उनमें से ही 2 हैं आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुशील एंड तमाल, जिनको हमने डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया है, मंगा लिया है, कहाँ से? रशिया से। और रिमेनिंग 2 जो इंडिया में बिल्ड किए जा रहे हैं उनमें से एक कौन सा है? त्रिपुट है, जो कि फर्स्ट शिप है, GSL ने निर्मित किया है, बिल्ड किया है। एंड सेकेंड है तमाल, और तमाल की डिलीवरी फरवरी 2025 तक की जाएगी। ओके है। ये जो हमने फ्रिगेट रेडी किए हैं इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, शिप में आपको ब्रह्मोस मिसाइल देखने को मिल जाएगी, जो कि हर तरीके के एयर थ्रेट से हमको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये इसका 21st एडिशन है। 21st एडिशन है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का, जिसमें इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है। और इंडियन आर्मी ने रिसेंटली मूव किया है कहाँ पर? मंगोलिया में। तो इंडियन आर्मी ऑफ टू मंगोलिया टू टेक अ पार्ट इन 21st एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024।
मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटार, जहां पर ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। 21st एडिशन है। जब इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 2003 में, तब ये बाइलेटरल एक्सरसाइज था, मतलब मंगोलिया और यूएसए इसमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन 2008 से इसे मल्टीलेटरल कर दिया गया, मतलब कई सारे देश अब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से एक आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया और मंगोलिया क्या दूसरी कोई एक्सरसाइज भी करते हैं और रिसेंटली की है। आंसर है यस। इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया और मंगोलिया की आर्मी पार्टिसिपेट करती हैं। एंड 16th एडिशन नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का अभी मेघालय में हुआ है जुलाई 2024 में। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार है और वहां की करेंसी क्या है, तुगरिक है। और जब भी मंगोलिया का नाम आता है तो चंगेज खान का नाम तो याद आता ही है, नो डाउट। इसके अलावा गोवी मरुस्थल, गोवी डेजर्ट भी आपको चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया एंड चाइना की बॉर्डर पे, गोवी डेजर्ट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है, डन। चलिए अब कुछ पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। याद है कुछ समय मैच में अमोल काले जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हेड थे, उनको हार्ट अटैक आया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये वाली जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की वो खाली थी। अब फाइनली यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन किसे बनाया गया है, अजिंक्य नायक को बनाया गया है, जो पहले सेक्रेटरी थे एसोसिएशन के, अब ये प्रेसिडेंट बन गए। केवल 37 ईयर्स के हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि यंगेस्ट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अजिंक्य नायक। और इन्होंने किसको मतलब सक्सीड किया है, अमोल काले को किया है, जिनकी कुछ समय पहले डेथ हो गई थी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एक गवर्निंग बॉडी है जो मुंबई और आसपास के रीजन में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। इसका फॉर्मेशन 1930 में हुआ था। बानखेड़े स्टेडियम चर्च गेट में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगले पर्सन न्यूज में है जिनका नाम है शाहरुख खान एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विथ गोल्ड कॉइन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन है जिसमें शाहरुख खान का स्टैच्यू बना हुआ है। तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हैज बीन ऑनर्ड विद अ कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय द ग्रेवन म्यूजियम इन पेरिस। ग्रेवन म्यूजियम एक वैक्स म्यूजियम है जो कि पेरिस में है और यहाँ पर पहली बार शाहरुख खान के नाम से आप देखेंगे एक गोल्ड कॉइन को फीचर किया गया है। तो ये पहले इंडियन एक्टर बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी जो 77th एडिशन ऑफ द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं, वहां पर इन्हें पार्दो एला कैरिया अवार्ड भी दिया जाएगा। अगला नाम एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, अतिका मीर। अतिका मीर जम्मू से बिलोंग करती हैं और ये 9 ईयर ओल्ड है और इनका रिलेशन किससे है, रेसिंग से है। तो एक रेसर है, इनका रिलेशन आपको रेसिंग से देखने को मिल जाएगा। तो अतिका मीर became the first female racer ever to win at रोटेक्स चैलेंज। तो ये 9 ईयर ओल्ड है और रिसेंटली इन्होंने ले मांस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट में पार्टिसिपेट किया था और ये पहली फीमेल रेसर बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। तो डायरेक्टली इतना नहीं पूछेगा क्या जीता क्या हारा, वो डायरेक्टली पूछेगा कि अतिका मीर जो रिसेंटली न्यूज में है या तो वो किस राज्य से हैं, किस यूनियन टेरिटरी से हैं या इनका रिलेशन किस स्पोर्ट से है। तो रेसर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम। प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम किसका है, तेलंगाना का है। ये एक टीबी फ्री मॉडल है जिसमें म्युनिसिपैलिटीज को टीबी फ्री किया जाएगा। ठीक है, और इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हमें 1/3 टीबी के जो केसेस हैं वो रिड्यूस करने हैं। करेक्ट। तो तेलंगाना हैज लॉन्च प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, अ यूनिक इनिशिएटिव टू क्रिएट टीबी फ्री म्युनिसिपैलिटीज। ये इस प्रोग्राम का पार्ट है। की कंपोनेंट क्या होंगे, स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, टीबी डिवीजन है, WHO इंडिया है, वो सभी स्टेक होल्डर है और मिलकर यहाँ पे काम करेंगे जिससे वो टीबी के केसेस को एलिमिनेट कर सके। एक्टिव स्क्रीनिंग की जाएगी, डायग्नोसिस किया जाएगा और फ्री मेडिकल केयर एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो भी पेशेंट है उनको फ्री मेडिकल केयर यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम रन होगा। आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम का रिलेशन किस बीमारी से है, तो टीबी से है। किसने लॉन्च किया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है,
तो यहाँ पे टीबी फ्री म्यूनिसिपालिटीज क्रिएट करना ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे याद आया है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे कि टारगेट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राइट। आप मुझे बताइए टीबी मुक्त भारत, टीबी फ्री इंडिया का टारगेट कब का है? ठीक है, कब तक हम टीबी फ्री इंडिया कर देंगे? जैसे कि पोलियो मुक्त भारत हमने किया ना, वैसे टीबी फ्री इंडिया करने का टारगेट कब का है? अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी दे सकती हूँ। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कब तक हमें टीबी मुक्त भारत करना है। चलो नन ऑफ द अबव भी कर देते हैं, हो सकता है भाई इनमें से कुछ ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब से नीट का केस हुआ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वापस एग्जाम कराने से तो मना कर ही दिया है, तो नीट का जब से केस हुआ है तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ पास किया था, फिर उसके अलावा बिहार स्टेट आ गया, और अब यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश स्टेट देखेंगे, सभी लोग यहाँ पर बिल पास कर रहे हैं किस तरीके से जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बिहार पासेस एंटी पेपर लीक बिल टू कॉम्बैट एग्जाम माल प्रैक्टिसेस। तो एग्जाम मतलब जो पेपर लीक होते हैं उसको रोकने के लिए बिहार असेंबली ने एक बिल पास कर दिया, जिसमें कहा है कि हम स्ट्रिक्ट पेनाल्टी इंपोज करेंगे, जिसमें 10 ईयर मिनिमम 10 साल 10 ईयर का मिनिमम आपको प्रिजर्वमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है, एंड 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी पेपर लीक का केस होता है। ऐसा बिल पास किया बिहार असेंबली ने। सिमिलर अरुणाचल प्रदेश असेंबली ने भी बिल पास किया है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। इसमें भी इन्होंने ये कहा है कि कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है पेपर लीक में तो उसको मिनिमम 3 इयर्स टू मैक्सिमम 5 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है, जेल की सजा है, और अप टू 1 करोड़ रुपीस का फाइन आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है ऐसा करता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए डिबार कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा कि आप किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में नहीं अपीयर हो सकते। तो इस तरीके से ये बिल समय समय पे पास होते रहते हैं। चलो देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होता है ये। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फाइनली यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जो हमारे अपकमिंग ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स, क्योंकि अभी तो समर ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस फ्रांस में आज 26 जुलाई है ना, तो आज से आप देखोगे कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जो कि समर ओलंपिक्स है। अभी हम बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो 2030 के विंटर ओलंपिक्स कौन होस्ट करेगा? फ्रांस होस्ट करेगा। रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बाच, तो थॉमस बाच ने अनाउंसमेंट की है। International Olympic Committee has chosen the French Alps to host the 2030 Olympic and the Para-Olympic Winter Game। ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक जो आपके गेम्स है विंटर गेम्स, उनको होस्ट करेगा फ्रांस। अब यहाँ पे बोला है फ्रेंच एल्प्स। एक्चुअली ये पूरा जो पर्वतमाला आपको रेंज दिख रही है ये आपकी एल्प्स रेंज है, जो कि आपको कई सारे कंट्रीज में फैली हुई दिखाई देगी। इटली में भी है, स्विट्जरलैंड एल्प्स भी है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये है आपका फ्रेंच एल्प्स। यहाँ पर आपके विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे 2030 में। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट, 10th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स अनाउंस्ड बाय द अश्विनी वैष्णव। रिसेंटली 10वां एडिशन कम्युनिटी रेडियो अवार्ड के अनाउंस किए गए हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ये हमारे जो नॉर्मल हम FM सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, उससे अलग होते हैं आपके कम्युनिटी रेडियोज। कम्युनिटी रेडियोज एक तो लो पावर रेडियो होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं, और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी और लोकल लैंग्वेज में लोकल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। ठीक है ना, तो कम्युनिटी रेडियोज आर द लो पावर रेडियोज सेट अप एंड ऑपरेटेड बाय द लोकल कम्युनिटी इन द लोकल लैंग्वेज, और जो भी लोकल कंसर्न है पॉपुलेशन की उसको यहाँ पर एड्रेस करेंगे। तो ये नॉर्मल रेडियो से थोड़े से अलग होते हैं कम्युनिटी रेडियो। एंड रिसेंटली यहाँ पर 10th एडिशनल नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड के अनाउंस किए गए हैं, और साथ ही साथ इंडिया का 500 नंबर का 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को भी ओपन किया गया है आइजॉल में, जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM। ठीक है, इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आइजॉल में से ऑपरेट किया जा रहा है, और इंडिया का ये 500 नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। ठीक है,
तो अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ बजट के हाईलाइट डिस्कस किए थे, अगर आपको याद है। इकोनॉमी सर्वे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इकोनॉमी सर्वे भी और बजट भी। तो एक मैंने क्वेश्चन बताया था, बताइए 10,000 नंबर का जन औषधि केंद्र कहां पर सेटअप किया गया। पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र मॉरिशस में बनाया गया, ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने बजट में इकोनॉमी सर्वे में आई थिंक बताया था कि 10,000 नंबर का 10,000वें नंबर का केंद्र कहां पर बनाया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आज आपका पहला क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। सिमिलर आपसे पूछा जा सकता है ना, सॉरी ये सेकंड नंबर का है ना, टीबी मुक्त भारत भी तो पूछा है मैंने, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। और 500 नंबर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे ओपन हुआ है, तो आइजॉल में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। और अब तो एनटीपीसी की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, 10,000 प्लस वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। और आप एसएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, तो अलग से एज सच बहुत ज़्यादा अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे प्रीलिम्स, एसएससी प्रीलिम्स और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का लेवल है या एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है यार, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिलेबस वही है, क्यूआरई करना है, यहाँ भी करेंट अफेयर्स है, वहाँ भी करेंट अफेयर्स, तो एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं है। बस अंतर इतना हो जाता है कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछेगा, वहाँ पे इंग्लिश पूछता है, मतलब एसएससी इंग्लिश पूछता है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी जॉब है भाई रेलवे की, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, ग्रामर में, तो रेलवे तो है ना। और इतनी सारी वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल आज से ही फॉर्म भर दीजिए। और मैं टेस्ट पेपर बनाना शुरू कर दिया है मैंने, और मैं फ्यू डेज में टेस्ट पेपर को लॉन्च भी कर दूंगी, जिससे एटलीस्ट आप लाइव टेस्ट दे सके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के और साइंस के। एंड मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि आपका चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, इनफैक्ट आपका रेलवे एग्जाम, तो इसमें आपका साइंस तो पूछा जाता है, तो एटलीस्ट मैं आपको साइंस भी पढ़ा सकूं, बिकॉज ये करेंट अफेयर कंपाइलेशन के कारण थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन मैंने रिसेंटली किया है, गवर्नमेंट स्कीम्स। ये मेरा सजेशन है, अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर मान लीजिएगा। अभी रिसेंटली आप अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हो, XYZ कोई भी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, तो ये मेरा सजेशन है, ये जो 6 मंथ का गवर्नमेंट स्कीम का कंपाइलेशन है, इसको देखकर जाइएगा। इसमें बहुत सारी स्कीम, मनरेगा, पीएम किसान, मुद्रा योजना और दुनिया जहान की जल जीवन मिशन, सब स्कीम कवर की गई हैं, तो इसको जरूर देखना, वो सारी स्कीम जो करेंट अफेयर्स में है। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेट अप द नेशनल कम्युनिटी अवार्ड इन 2011-12। इस अवार्ड की शुरुआत 2011-12 में हुई थी, और 4 अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है, मतलब फर्स्ट जो कम्युनिटी रेडियो अवार्डी होता है, उसको 1 लाख रुपीज दिया जाता है, सेकंड वाले को 75,000 और थर्ड वाले को यहाँ पर 50,000 हर एक कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 4 कैटेगरी में अवार्ड है। पहली कैटेगरी है थेमेटिक अवार्ड, जो किसी थीम बेस्ड अवार्ड है। तो प्राइज मनी इसमें आप देखोगे रेडियो मयूर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सारण है बिहार में, उसको दिया गया है। इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टेक सखी। ठीक, टेक सखी प्रोग्राम। तो टेक सखी प्रोग्राम कहाँ का है, आंसर हो जाएगा बिहार का है। निरांगल प्रोग्राम कहाँ का है, तो ये केरला का है। और जो कोची रेडियो है इसको ऑपरेट करता है, इनको सेकंड प्राइज मिल गया है। वहीं हेलो दून देहरादून उत्तराखंड का प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरी बात। तो अगर मुझे स्टैटिक क्वेश्चन बनाने हो तो मैं डायरेक्टली बोलूंगी कि टेक शक्ति एक कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी प्रोग्राम है, किस राज्य से बिलोंग करता है, तो बिहार से। निरांगल कहाँ से बिलोंग करता है, कोची से। मेरी बात कहाँ से बिलोंग करता है, देहरादून से। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज है। फर्स्ट वाले को 1 लाख रुपए, सेकंड वाले को 75,000 रुपए, थर्ड वाले को 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाकी सब में एक एक याद रखना है, बस वही आपको मैंने 3 याद करवाए हैं। फिर है अगला मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड। ये दिया गया है कहानी सुंदाची को, और ये जो प्रोग्राम है ये सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है, एर्लावनी सांगली ऑफ महाराष्ट्र फॉर द प्रोग्राम जिसका नाम है कहानी सुंदाची। फिर अगला अवार्ड है यहाँ पे प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड, और ये अवार्ड किसको मिला है, रेडियो ब्रह्मपुत्र को। एंड रेडियो ब्रह्मपुत्र ऑपरेट होता है डिब्रूगढ़ आसाम में, और इनका प्रोग्राम क्या है जिसका नाम है इग्रिकुन, ये इस प्रोग्राम का नाम है। अगला है सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड, और ये अवार्ड किसे मिला है, तो आप देखेंगे कोलम केरला को मिला है।
रेडियो बेंजीगर रन बाय द विसप वेंजीगर हॉस्पिटल सोसाइटी, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इस वाली स्लाइड को आप थोड़ा बहुत, जैसे कि मतलब मुझे नहीं लगता उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये 3 थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 10th एडिशन मालाबार रिवर फेस्टिवल भी शुरू हो चुका है। 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में हो रहा है। 10th एडिशन है, कहाँ पर होता है? केरला में होता है। 13 इंटरनेशनल काइकर्स जो कि काइकिंग से एसोसिएटेड है, और 8 कंट्री मतलब 8 हमारा कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं और स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार हो जाए रेसिंग, ये कंपटीशन कवर हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब थोड़ा ध्यान से अटेंटिव होके सुनना शुरू करना। स्टैटिक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और ऑब्वियस सी बात है बजट तो है ही। क्वेश्चन देखेंगे, विच नेबरिंग कंट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट फंडिंग फ्रॉम इंडिया अंडर द यूनियन बजट 24-25 प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। हम देश में अपने अलग अलग राज्यों को, अलग अलग मिनिस्ट्री को तो फंड देते ही हैं, इसके अलावा हमारी नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी है, हम अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखते हैं। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनके लिए भी हम बजट अलॉट करते हैं कि इसमें हमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना, इतना ग्रांट देना, इतना लोन देना, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट फंडिंग किसको दी गई है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या मालदीव, ये चारों ही हमारे पड़ोसी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं वो भूटान को करने वाले हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे भूटान हैज इमर्ज एज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एड टू द फॉरेन कंट्री। इसके अलावा चाबहार पोर्ट, जैसे कि पिछले साल हमने 100 करोड़ रुपीस दिए थे, इस बार भी 100 करोड़ रुपीस हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान कंटिन्यू टू रिसीव अ स्टडी एलोकेशन ऑफ 100 करोड़ रुपीस अनचेंज। लास्ट 3 ईयर से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और हाईएस्ट किसको मिला है? भूटान को मिला है। अच्छा, भूटान को कितनी फंडिंग मिली है? तो 2000 करोड़ रुपीस मिली है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। लास्ट ईयर 2400 करोड़ रुपीस हमने अलॉट किए थे फॉर भूटान, और इस बार हम 2000 करोड़ रुपीस यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो बाकी सारे पड़ोसियों को देख सकते हो, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे पड़ोसियों को हम कुछ ना कुछ सपोर्ट करते ही हैं। तो नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, भूटान को मैक्सिमम है। म्यांमार, मॉरिशियस, मंगोलिया को 5 करोड़ मिनिमम है, क्योंकि मंगोलिया के साथ डायरेक्ट हमारा शेयरिंग नहीं है ना, चाइना बीच में पड़ता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान को 200, और मालदीव्स, देखो मालदीव्स को भी 400 करोड़ रुपीस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, consider the following point about the allocation of Ministry of Railway in the Union Budget 24-25। तो रेलवे बजट कितना अनाउंस किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज रिसीव अ रिकॉर्ड अलोकेशन ऑफ 2.55 लाख करोड़ रुपीस इन द FY 24-25। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है, पहला। अगर आप लोग ने बजट वाला देखा होगा सेशन, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, यस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं, दिस इज ट्रू। द एक्चुअल ऑपरेटिंग रेशियो, अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, डोंट वरी, हम समझेंगे। द एक्चुअल ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द रेलवे फॉर FY 2022-23 स्टूड एट 98.22%। तो यहाँ पे ये जो रेशियो दिया गया है आपका ऑपरेटिंग रेशियो 98.22, ये तो सही है, लेकिन ईयर सही नहीं है, FY 22-23 के लिए नहीं है ये, ठीक है। इसको हम देख लेंगे अभी। रेलवे विल कलेक्ट 300 करोड़ रुपीस फॉर द निर्भया फंड। अरे निर्भया फंड से रेलवे क्यों फंड कलेक्ट करेगा? कोई इसका रिलेवेंट ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है, जिसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2.55 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं, मतलब को अलॉट किए गए हैं बाय द यूनियन बजट। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कुछ बातें। Since 2017-18, the government of India has introduced no separate railway budget। 2016 तक क्या होता था, रेलवे बजट को यूनियन बजट से अलग पेश किया जाता था, सेपरेट प्रेजेंट किया जाता था। बट सिंस 2017-18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कोई भी सेपरेट रेलवे बजट अलॉट नहीं करती, इसको जनरल यूनियन बजट के साथ ही अलॉट किया जाता है, ठीक है। इन 1924 on the recommendation of the Ekbert Committee
On the recommendation of Ekberth Committee, the railway budget was separated from the central government general budget. ऐसा नहीं था कि 1860 में जब पहली बार जेम्स बिल्सन ने बजट को पेश किया था तब से ही रेलवे बजट अलग था, नहीं, साथ में ही आता था, सारा कार्यक्रम साथ में ही था। लेकिन 1924 के एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद यूनियन बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया और रेलवे बजट को सेपरेट पेश किया जाने लगा। कब तक? 2016 तक। एंड 2017 से वापस साथ में ये बजट पेश होना शुरू हो गया। ठीक है। जॉन मथाई, ये क्वेश्चन तो पहले भी एसएससी के एग्जाम ने और रेलवे ने भी पूछा है। जॉन मथाई का नाम, जॉन मथाई प्रेजेंट द फर्स्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला रेलवे बजट जॉन मथाई ने प्रेजेंट किया था 20 नवंबर 1947 को। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम ने मैक्सिमम टाइम रेलवे बजट को प्रेजेंट किया है 7 टाइम्स। ओके, चलिए अब कुछ और बातें करते हैं फंड के बारे में। फॉर द फिजिकल ईयर 24-25, मतलब अभी हमारा जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए यूनियन बजट अलॉट किया गया है रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपीस, जैसा कि मैंने आपको बताया। और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये 5.85% ज़्यादा है। याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर 2.41 लाख करोड़ रुपीस फंड अलॉट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, और इस बार 2.55 लाख करोड़ रुपीस फंड अलॉट किया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लगभग 6% आप देखोगे 5.85% ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पर 100 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो तो उस पर आप अर्न कितना कर रहे हो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो इज द नंबर ऑफ रुपी स्पेंड टू अर्न एवरी 100 रुपीज। और यहाँ पे बजट में 24-25 के लिए बोला गया है कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो होगा वो 98.22 होगा, जबकि आपके स्टेटमेंट में वहाँ पे गलत लिखा हुआ था। ठीक है, ये 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 98.22% रहने वाला है। ठीक, और क्या बातें बोली गई हैं सुनते हैं। इंडियन रेलवे हैज कमीशन 31,180 किलोमीटर ऑफ ट्रैक इन द पास्ट डिकेड, मतलब 10 सालों में हमने लगभग 31,000 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया है, रेलवे की पटरियां बिछाने का काम किया है। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, पहले क्या होता था, हम एक दिन में 4 किलोमीटर पर डे रेलवे ट्रैक पे काम करते थे। कब? 2013-14 में। और अब हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, हमारी जो बिल्डिंग पावर है वो इंक्रीज हुई है, और अब हम यहाँ पर 14.54 किलोमीटर पर डे रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं। 4 किलोमीटर से 14 किलोमीटर हो गया है इन अ डिके, मतलब 2023 टू 2024 के बारे में बात हो रही है। 2013 से 2023 के बीच की बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे का आपने देखा है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, विद्युतीकरण कर रहे हैं। तो रेलवे वालों देख लो, एनटीपीसी वालों, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, है ना, फिर कहना मत पढ़ाया नहीं था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2014 से 2024 के बीच में टोटल जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो 41,655 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। लगभग 41,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन को हमने इलेक्ट्रीफाई किया है इन अ डिके, मतलब 10 सालों में, 2014 से 2024 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जुलाई 2024 में मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉड गेज। तो जो हमारा ब्रॉड गेज नेटवर्क है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया था हमने जुलाई 2024 तक। अगर हम इतिहास समझते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो पहली बार जो इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में रन हुई थी वो 3 Feb 1925 को हुई थी। 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेन को रन किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे वीटी, जिसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जानते हैं, एंड कुर्ला हार्बर इन मुंबई, इनके बीच में। क्योंकि जनरली हम लॉर्ड डलहौजी का समय तो याद रखते हैं कि 1853 में पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, लेकिन पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी तो है, इसको भी याद रख लेना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहला जो रूट इलेक्ट्रीफाई किया गया था वो हावड़ा बर्दवान सेक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 1958 में ये पहला रूट है जिसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। ना बात करते हैं रेलवे का टोटल रेवेन्यू, कितना रेलवे ने कमाया है।
तो 23-24 में टोटल रेवेन्यू जो रेलवे का था वो 2.40 लाख करोड़ रुपीस था। इतना कमाने का काम रेलवे ने किया है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेलवे का खर्चा भी तो होता है, एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी होती है, तो टोटल जो खर्चा था वो 2.26 लाख करोड़ रुपीस था। मतलब 2.40 आपने कमाए हैं और 2.26 आपका खर्चा है। तो ये आपकी जो मतलब रेवेन्यू या आपका जो डेफिसिट है, तो डेफिसिट नहीं है, प्रॉफिट में है। तो 23-24 में हमारा जो रेलवे था वो प्रॉफिटेबल था, इसको लाभ हुआ था क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा था, खर्चा कम था। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, द रेवेन्यू जनरेशन टारगेट फ्रॉम द पैसेंजर सेगमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर है, कब खत्म होगा ये खत्म होगा मार्च 2025 में। तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे कुछ टारगेट्स भी तो होंगे ना, हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो हम पैसेंजर ट्रेन से, जो पैसेंजर गाड़ी है उनसे हम 80,000 करोड़ रुपीस अर्न करेंगे, ऐसा एस्टिमेशन है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन टारगेट फ्रॉम द फ्रिगेट ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज्यादा जो रेलवे को फायदा होता है वो मालगाड़ियों से होता है, ठीक है, जिसमें हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टारगेट है 1,74,000 अप्रोक्सीमेटली 1,74,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम इस फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा हमारा टारगेट है। ठीक है, इंडियन रेलवे ऑब्वियस सी बात है गुड्स ट्रेन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, और जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, हम तो टिकट भी नहीं लेते हैं ना, बहुत सारे लोग टिकट भी नहीं लेते हैं, सो यहाँ पे वो लॉस मेकिंग रहता है। पैसेंजर वाला डोमेन लॉस मेकिंग है, जबकि आपका जो कार्गो या फिर आपका जो फ्रिगेट कॉरिडोर है वो प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, इसमें रेलवे ने अपना एक टारगेट सेट किया है कि हमें 2030 तक, 2030 तक 3000 मेट्रिक टन यहाँ पे फ्रिगेट लोडिंग करनी, मतलब इतना माल हमें लोड करना है मालगाड़ियों में, ऐसा इनका टारगेट है। ठीक है, अब हमारे देश में कौन कौन से फ्रिगेट कॉरिडोर हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर आपको हमारी कंट्री में देखने को मिल जाएंगे। इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी तो बजट दिया गया है। अलोकेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर 24-25, तो कितना बजट हमने दिया है इनको, 8,155 करोड़ रुपीस हमने इनको अलॉट किया है, जिसका उपयोग किया जाएगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर को बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो फ्रिगेट कॉरिडोर्स हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई थी, तो यूनियन बजट, जब रेलवे बजट आया था 2005-06 में, 2005-06 का जो बजट था उसमें पहली बार डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा था कि गुड्स ट्रेन के लिए हम एक सेपरेट ट्रैक रेडी करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको, जिसकी स्पीड आपकी 75 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाएगी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड 2006 में तैयार किया, जो कि इस कॉरिडोर पे काम करता है। हमारे देश में 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर रन होते हैं, एक ईस्टर्न फ्रिगेट कॉरिडोर है और एक आपका वेस्टर्न फ्रिगेट कॉरिडोर है। ईस्टर्न वाला जो कॉरिडोर है वो 100% ऑपरेशन में है, एंड वेस्टर्न वाले पे अभी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो ईस्टर्न फ्रिगेट कॉरिडोर की टोटल लेंथ कितनी है, 1856 किलोमीटर की है। ये वेस्ट बंगाल को लुधियाना मतलब पंजाब से कनेक्ट करने का काम करता है और 6 राज्यों से जाता है। कितने स्टेट से हैं, 6 स्टेट। कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ये आपका ईस्टर्न फ्रिगेट कॉरिडोर है। अब आता है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न की टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश से मुंबई को कनेक्ट करता है। ठीक है, यूपी से महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है और 5 स्टेट से जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। 93.2% काम कंप्लीट हो गया है, एंड ये 24-25 में 100% ऑपरेशन में आ जाएगा। इसको रेडी करने में जापान और वर्ल्ड बैंक भी हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, मेजर फंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री ने क्या अनाउंस किया है कि हम 2500 न्यू पैसेंजर कोचेस को बिल्ड करेंगे 24-25 में। तो 2024-25 में कितने पैसेंजर कोचेस को बिल्ड किया जाएगा, तो 2500 न्यू कोचेस को बिल्ड किया जाएगा, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। अब हमारे देश में कुछ पैसेंजर कोच फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हम इनकी बिल्डिंग करते हैं। एक है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैच द कॉलम में पूछा गया था रेलवे ने। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में, जिसको 1955 में सेटअप किया गया था। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आपको पंजाब में देखने को मिलेगी, 1987 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको लालगंज देखने मिलेगी, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, और इसका प्रोडक्शन 2014 में स्टार्ट हुआ है। डन।
चलो नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड टू कलेक्ट ब्लैंक अमाउंट फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट एंड द असेट मोनेटाइजेशन इन FY25। तो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट कितना पैसा कलेक्ट करेगी डिसइन्वेस्टमेंट से, मतलब अपने असेट को बेच के कितना पैसा हम इकट्ठा कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट है यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपीस का, 50,000 करोड़ रुपए, ऐसा टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि लगभग 56,000 करोड़ रुपीस हमें डिविडेंड से रिसीव होगा, मतलब जो हमारी अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जैसे कि RBI हो गया, आपका SBI हो गया, अलग अलग जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो क्या करते हैं, अपना लाभांश, अपना डिविडेंड गवर्नमेंट को देते हैं। तो इनका एस्टिमेशन है कि 56,000 करोड़ रुपीस हमें डिविडेंड मिलेगा, कहाँ से, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से। ठीक है, इसके अलावा इनका एस्टिमेशन है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे कि RBI है और अदर हमारे जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 2.32 लाख करोड़ रुपीस, 2.32 लाख करोड़ रुपीस हमें डिविडेंड मिलेगा, ऐसा एस्टिमेशन लगाया है। और डिसइन्वेस्टमेंट से हम 50,000 करोड़ रुपए जनरेट करेंगे। तो ये अनुमान है कि यहाँ से हमें इतना इतना रेवेन्यू मिल सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन है बजट से। यहाँ पर याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 9 आपके जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं या प्रायोरिटी एरियाज में आपके बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था, करेक्ट है। सो प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ 5 स्कीम। स्टार्टिंग में हमने 5 स्कीम डिस्कस की थी, ठीक है, जो कि फोकस करती हैं एम्प्लॉयमेंट पे, स्केलिंग और अपॉर्चुनिटी में, जिससे हमें 4.1 करोड़ यूथ को नेक्स्ट 5 ईयर में ट्रेन किया जाएगा और उनको जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। ठीक है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द 1 मंथ सैलरी इन द 3 इंस्टॉलमेंट टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय एज अ EPFO। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार कोई पर्सन जॉब को ज्वाइन करके EPFO को ज्वाइन करता है तो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में अप टू कितना % सैलरी का बेनिफिट मिलेगा वो पूछा गया है। तो याद कीजिए 15,000 रुपीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पेटीएम हैज पार्टनर विद विच बैंक टू प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो कार्ड मशीन है, जो मर्चेंट मशीन्स होती हैं पेटीएम की आपने देखी होंगी ना, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पेटीएम ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी। एक्सिस बैंक के साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड पेमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज नेम्ड विच कंपनी एज इट्स ऑफिशियल प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर 4 ईयर। पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे तब तक के लिए कौन पार्टनर स्पॉन्सर रहेगा, आंसर हो जाएगा BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आप बता दोगे, जल्दी से बताओ, इजी है, आज ही डिस्कस किया है हमने, ये डिस्कशन तो आज के आज हुआ है। आंसर क्या है इसका, 3 पुट, ठीक है, जो कि आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रेडी की है, ऑप्शन बी। विंटर ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम इन 2030 कौन होस्ट करेगा, तो फ्रांस होस्ट करेगा, ये भी अभी हमने देख लिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी डॉट पार्टनर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू IIT टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी। तो 6G कनेक्टिविटी के लिए सी डॉट किसके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो IIT मंडी एंड IIT रुड़की, IIT मंडी और IIT रुड़की के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे छोटी सी लिस्ट है, जब आप PDF को डाउनलोड करेंगे, अच्छा हाँ PDF तो मैंने बताया ही नहीं ना, तो ये जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है, इसके लिए आप ये जो टेलीग्राम चैनल है ना पूजा जैन CA 247, इसको ज्वाइन कर लो, तो डेली PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे आप सर्च करना पूजा जैन क्लासेस, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से भी आपको अप्रैल में जून जुलाई के सभी डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएगा, बजट और इकोनॉमी सर्वे की PDF सब कुछ आपको वहाँ पे ऐसा फ्री मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको एक मैगजीन भी मिलेगी जो है आपकी 6 मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन। तो जो गवर्नमेंट स्कीम मैंने पढ़ाई आपको, आपके इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स हो गए, बुक्स हो गई, इंडेक्सेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ई बुक है, अच्छी बुक है,
आप डाउनलोड कर सकते हो इसको पढ़ने के लिए, तो आपका पूरा 6 महीने का यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़ें? चलो नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस? सो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has been re-elected as an International Olympic Committee member from India? तो once again नीता अंबानी इलेक्ट हुई हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर के रूप में इंडिया से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नीता अंबानी पहली बार 2016 में इलेक्ट हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में और वापस से इनको री-इलेक्ट किया गया है। अभी जो 142 नंबर का सेशन हो रहा था ना, उसमें ही ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, On which day did the Earth experience its hottest day in at least 84 years? तो 84 सालों में सबसे गर्म दिन कौन सा रहा है? According to यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अकॉर्डिंगली सबसे हॉटेस्ट डे 84 ईयर्स में 21 जुलाई रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डार्क ऑक्सीजन? यार ऑक्सीजन तो समझ में आती है, डार्क मतलब जो अंधेरे में बन रही हो, क्योंकि हमारा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, हम हमेशा से बचपन से पढ़ते आए कि फोटोसिंथेसिस, सूरज के प्रकाश की रोशनी में ऑक्सीजन बनती है, प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि डार्क में, अंधेरे में भी ऑक्सीजन बन सकता है, इसको ही डार्क ऑक्सीजन कहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जनरेटेड बाय द मेटेलिक मिनरल इन द कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट अंधेरे में मेटेलिक मिनरल्स जो ऑक्सीजन बना रहे हैं उसको ही डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली फाइंड किया है, आइडेंटिफाई किया है मेटेलिक मिनरल्स ऑन द डीप ओशियन फ्लोर, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो भी कंप्लीटली डार्कनेस में, तो इसलिए इसे डार्क ऑक्सीजन नाम दे दिया गया है। डन, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। तो टोटल मैंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं आप लोगों से और मुझे तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डन। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो। देखिए समटाइम होता क्या है, काम ज़्यादा होने की वजह से इंस्टेंट मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 100% रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आपने हाय लिख के भेजा है तो मैं हेलो का रिप्लाई करूँगी, नहीं हो पाएगा। ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट पे बातें करना मुझसे व्हाट्सअप पे स्पेशली। ठीक है, व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो प्लीज़ थोड़ा डायरेक्टली बात करना। हाय हेलो का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगी व्हाट्सएप पे, टाइम नहीं होता है इतना। ओके, बाकी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर।